हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। और आज हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और सेकंड लेक्चर में हम अतीत के बारे में कैसे जाने ये टॉपिक पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अगर आपको अतीत के बारे में जानना है तो सबसे पहले उस समय की आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी या ढूंढनी पड़ेगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये नीचे आपको जो दिख रहा है, ये क्या है? एक ताड़पत्र है। ये क्या है? एक ताड़पत्र है। इस पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक पांडुलिपि है। ये एक उदाहरण दिया है और चित्र से आपको समझाया गया है कि ये एक पांडुलिपि है। आगे हम पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पता आपको चल गया होगा कि ये पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होता है? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। और ये कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया या कहीं नष्ट हो गई, तो ये सारी चीजें हुई है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता एवं उनके व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान। तो इन पांडुलिपियों में आपको क्या मिलेगा? राजाओं के जीवन के बारे में मिलेगा कि पहले के टाइम में राजाओं के जीवन, उनकी उपलब्धियां, ये सारी चीजें होती थी। दवाइयों के बारे में, पहले के विज्ञान के बारे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पांडुलिपिया में मिल जाती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। अगर अतीत के बारे में आपको जानना है तो आपको पांडुलिपि और अभिलेख दोनों ही का ही अध्ययन करना पड़ेगा। हमने पांडुलिपि का अध्ययन कर लिया है। अब अभिलेखों की बात करेंगे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभी अभिलेख क्या है? तो अभिलेख एक तरह से फ्रेंड्स ये पत्थरों पर लिखे जाते थे, है ना। कोई कठोर सतह हो जाती थी, क्योंकि हमने अभी पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, वो काफ़ी कमज़ोर सतह पर लिखे जाते थे, जैसे पत्ते वगैरह पर, तो ये नष्ट इजीली हो जाते थे। लेकिन अभिलेख जब वो समय लिखवाते थे तो ये लंबे समय तक चलते थे, ठीक है। इसे अब आज भी पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। और इस अभिलेखों में क्या लिखवाते थे? राजा अपने आदेश, ठीक है। जैसे कोई नोटिस बोर्ड आज के टाइम में लिखते हैं, उसी तरह से पुराने समय में अभिलेखों में मतलब पत्थरों पर ये सारी चीज़ें लिखवाया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उत्कीर्ण मतलब लिखवाना, है ना। और यहाँ पर राजाओं की बात करिए, स्त्री पुरुष की बात करिए, उन्होंने भी अपने अपने बारे में पत्थरों पर लिखा हुआ है।
तो उनके बारे में आपको अभिलेख मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी आपको मिल जाएगा। तो पुराने समय में कितनी लड़ाई हुई है ना, और उनमें कितनी जीत हुई, कितने पराजय हुई, ये सारी चीज़ें भी आपको अभिलेख के जरिए पता चल जाएगा। आगे हम इस अभिलेख, ये देखो सामने दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ये सामने आपको अभिलेख दिख रहा होगा, ये बड़ा सा दिख रहा होगा अभिलेख, ठीक है। ये अभिलेख दिख रहा होगा, ये अभिलेख है जो कि पत्थरों पे लिखा गया है। अब देख लेते हैं ये अभिलेख हमें मिला तो मिला कहाँ से। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान, ये कहाँ है, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख का अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करा, मतलब उस समय आपको पता होगा अशोक थे और इन्होंने अपने आदेशों पर इस पर उत्कीर्ण मतलब लिखवाया हुआ था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अतीत में बनी हैं, उनको प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो इसका मतलब हम जान लेते हैं कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, जैसे कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो आपको पता होना चाहिए पुरातत्वविद क्या है। ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते थे, जैसे पुराने पत्थर, पुराने ईंटें, है ना, बचे कचे जितनी भी इमारतें थे उनके अवशेष थे, चित्र, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते थे। इसी को हम कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुरातत्वविद कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में आभूषण, सिक्के, इन सभी चीज़ों को छानबीन और उनकी खुदाई करना, इनके ऊपर अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें पुरातत्वविद करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इसमें उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पुराने समय में अगर मछली की हड्डी मिली या फिर चिड़ियों की हड्डी मिली या उनके कंकाल मिले, तो समझ जाओ कि ये पुराने समय में वहाँ के लोग मांसाहारी होंगे, है ना। जहाँ पर नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर शाकाहारी, और जहाँ पर अगर मिलते हैं तो वे सारे मांसाहारी कहलाएंगे। ठीक है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पुराने समय की नहीं मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। आगे एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, इस चित्र के बारे में एक बार देख लेते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, मतलब 4700 पहले इसका इस्तेमाल होता था। ये मटके जैसा दिख रहा है। दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का। देखो पहले के टाइम में कैसे पुराने के सिक्के हुआ करते थे, पुराने सिक्के चांदी के सिक्के हैं ये। और इन सिक्कों का यूज़ जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व
होता था। देखो सिक्के इस टाइप से हैं, आज के सिक्के तो गोल हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन पुराने समय में कुछ इस टाइप के सिक्के होते थे जिनका इस्तेमाल होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे बिना आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आज के समय के सिक्के और पुराने समय के सिक्के में कितना डिफरेंट है। ये आपको आंखें से अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, है ना, तो इसको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी रोचक भी होता है। अगर आप पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हो, पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहे हो, तो ये अपने आप में एक रोचक है। ठीक है, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे इतिहासकार कहते हैं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। धीरे धीरे अगर आपको इन इन स्रोतों का पता चलता है तो आप धीरे धीरे अतीत के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दो, एक तो इतिहासकार, एक पुरातत्वविद, ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि बहुत हजार साल या लाख साल पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं और वर्तमान में ये बताते हैं कि इतिहास में ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, आपको पता होगा ये है हमारे अतीत। यहाँ पर हमारे शब्द एक बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक के लिए अलग ही होगा, उसका अतीत जो होगा, उसका हिस्ट्री जो होगा, वो एक अलग होगा। कृषकों का जीवन या रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग है। पुराने समय में पशुपालक, चाहे वो किसान हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, सबके अपने अलग-अलग इतिहास रहे हैं। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहार और रीति-रिवाज़ों का पालन करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि आज के समय में भी लोग अलग-अलग रीति-रिवाज़, उनका अलग-अलग व्यवहार, इन सभी का ये लोग पालन करते थे पहले के टाइम में। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी अगर देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ के लोग हैं मछलियाँ पकड़ कर, शिकार कर कर या फिर फल-फूल खा के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे पुराने के समय में जैसे कि कोई भी वॉर हुआ है, चाहे वो अशोक के समय हुआ हो, चाहे वो किसी भी राजा के समय हुआ हो, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें आज प्राप्त है, क्योंकि पहले के अभिलेखों और पांडुलिपियों से मदद से हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। ठीक है, उनके कई सारे साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं, इस वजह से हम पता लगा पाते हैं कि उन अकबर के बारे में या फिर और भी कई सारे राजा हैं जिनके बारे में आप पता लगा सकते हो, क्योंकि उनके अभिलेख और उनके पांडुलिपि के जरिए हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों को लेखा-जोखा नहीं रखते थे। और मैं आपको बताऊँ, जो पहले के टाइम में अमीर थे, वही लोग ये सारे काम अपने अतीत या अपने बारे में लिख लिख लेते थे। लेकिन जो बेचारे आम लोग हैं, शिकारी, मछुआरे, इनके पास उतने साधन नहीं थे जो कि पहले के समय लिख पाते होंगे।
और इसीलिए इनके इतिहास के बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, लेकिन पुरातत्व से हमें कई सारी चीज़ें और भी पता चल जाती हैं, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना बाकी है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में आपको अच्छे से पता होगा कि जो राजा है, राजा की जो उपलब्धियां होती है, राजा ने क्या किया, ठीक है, वो अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें वो लिखवा लेते थे। लेकिन वही अगर मैं किसी आम आम नागरिक या आम आदमी की बात करूं, तो उनके पास उतने साधन नहीं थे, इसलिए वो नहीं लिखते होंगे। और इसी वजह से आज हमें किसी भी राजा के बारे में अगर पढ़ोगे, चाहे अकबर हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे मौर्य वंश हो, किसी भी राजा के बारे में हमें आसानी से जानकारी मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी उपलब्धियां वो अपने बारे में लिखवाया करते थे। आगे बढ़ते हैं तिथियों का मतलब। तो अब तिथियों का मतलब पढ़ते हैं। अगर कोई तुमसे अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है। मैं आपको बताऊं, ईसा मसीह जन्म के बाद बाद वाले समय को हम ईस्वी से डिनोट करते हैं, और उनसे ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व से, ठीक है। जैसे कि ईसा मसीह जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत सरल है। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी, और उससे पहले मतलब जन्म से पहले ईसा पूर्व। जैसे मैं 2000 का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम 2000 ईसा पूर्व बोलेंगे, और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद को 2000 को हम 2000 ईस्वी बोलेंगे। इतना ही था इसमें डिफरेंट। आगे पढ़ते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। आपको अच्छे से पता होगा, बीसी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य, बीसी मतलब बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट, तो इसका मतलब भी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लगाते हो और एडी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एडी की जगह सी दोनों सेम ही है, और यहाँ पर बीसी की जगह बीसीई दोनों सेम ही है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये लेक्चर? लाइक लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।